हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। तो हमने स्टार्ट की थी 10th क्लास की पॉलिटी सीरीज। उसका सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म, संघवाद। देखिए, फेडरलिज्म का सिंपल मीनिंग क्या है। किसी भी कंट्री को जब दो या दो से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, चलाया जाता है, देन इट इज कॉल्ड फेडरलिज्म इन वेरी बेसिक और सिंपल मैनर। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर among different level of government is one of the major form of power sharing in modern democracy। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग को बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल के थ्रू। उसके अलावा हमने जाना फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयर करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीकों को जाना। उनमें से एक तरीका वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, कि जब गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जैसे कि सेंट्रल लेवल पर हमारी कंट्री में पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, देन उसके बिलो है स्टेट, देन उसके बिलो है पंचायती राज सिस्टम। तो ये होता है वर्टिकली पावर को शेयर करना। जैसे पूरी ओवरऑल पावर को हम जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में बांट देते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर। In this chapter, we focus on this form of power sharing। तो हम vertical form of power sharing को जानेंगे, जिसको हम फेडरलिज्म भी बोलते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज फेडरलिज्म। ठीक है, वी बिगन बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म। हम जनरल टर्म में जानेंगे, वैसे मैंने आपको पहले बता भी दिया है। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे, देन उसकी प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे। A discussion of the federal constitutional provision is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि कितना ज़्यादा कारगर है और कितना ज़्यादा स्ट्रेंथन है, कितना ज़्यादा मजबूत है हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म इन प्रैक्टिकल मैनर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर देन लास्ट में हम जानेंगे वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट एंड अ न्यू एंड द थर्ड ईयर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। हम लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज के बारे में भी जानेंगे। तो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर एंड द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। What is federalism? Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter। देखिए, जो बेल्जियम और श्रीलंका में बिल्कुल कंट्रास्टिव सिचुएशन थी। बेल्जियम में जहां एक तरफ डिफरेंट डिफरेंट की एथनिसिटी के लोग मिलकर कंट्री को स्मूथली रन करते हैं, वहीं पर श्रीलंका जैसी कंट्री में सिंगलीज जो है मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं और अपने डिसीजन को पूरे कंट्री पर थोपते हैं। ये सिचुएशन थी इन दोनों कंट्री में। यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दिस पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट। तो अच्छे तरीके से क्या कहते हैं, शांति के साथ कंट्री को चलाने के लिए बेल्जियम में क्या सुविधा की गई थी, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए कि जो टोटल ओवरऑल पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो हम रीजनल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टेट लेवल पर भी। तो रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन बेल्जियम इवन अर्लियर। देखिए, पहले भी वहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट थी, बट वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, उनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं थी। तो यही चेंजेस बेल्जियम में किए गए। बट ऑल दिस पावर वर गिवन टू द गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पावर रीजनल गवर्नमेंट को बेल्जियम में दी गई थी अर्लियरली, वो कभी भी विड्रॉ कर सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी भी वापस ले सकती थी। तो द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993, तो 1993 में जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया was that the regional government were given the constitution power that were no longer dependent on the central government। अब जो लोकल या रीजनल गवर्नमेंट को पावर्स दी गई 1993 में बेल्जियम में, वो विड्रॉ नहीं की जा सकती सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ये कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से ही उन्हें परमानेंटली मिली है। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी, देखो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें सारी की सारी पावर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास ही होती है, जैसे कि पूरी कंट्री की एक ही गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। बट बेल्जियम यूनिटरी से फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वह रीजनल लेवल पे अपनी पावर को ट्रांसफर कर देता है। श्रीलंका में
Sri Lanka continued to be, for all practical purpose, a unitary system where the national government has all the powers. श्रीलंका में नेशनल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर है, तो वो एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं. तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकेम अ फेडरल सिस्टम, लेकिन तमिल लीडर्स की डिमांड है कि वहां पर भी फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाए. फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री. ये डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से सबको याद होनी चाहिए. देखिए मैं इसको समझा देती हूँ सिंपल मैनर में. फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, संघवाद एक ऐसा सिस्टम है जहां पर पावर को डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल मेन अथॉरिटी और उसके पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनमें. यूजुअली द फेडरलिज्म हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट. नॉर्मली हर एक कंट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम 2 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, बट एक हमारी कंट्री है इंडिया में 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट भी है, जैसे कि पंचायती राज. वन इज द गवर्नमेंट ऑफ द इंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. एक तो होती है पूरी ओवरऑल कंट्री पे जितने भी मैटर्स होते हैं इंपॉर्टेंट उनको देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंटायर कंट्री की. तो जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट के कैसे हो गए, जैसे कि बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, डिफेंस से रिलेटेड डिसीजन हो गया, उन ऐसे मैटर्स को देखने के लिए सेंट्रल लेवल के लिए गवर्नमेंट. द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस यानी कि स्टेट्स लेवल पर. जैसे हमारी कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट की हर अलग गवर्नमेंट है, उनकी भी अपनी पावर है, तो वो स्टेट लेवल पे वो लुक आफ्टर करती है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसे कि पुलिस हो गया और क्या कहते हैं एजुकेशन हो गया, ऐसी चीजें. बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. दोनों को जो काम मिला है करने के लिए, जिस एरिया की पावर मिली है, वो इंडिपेंडेंटली विदाउट एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी दिए काम करते हैं. यहाँ पे एक मैप दिया गया है, वर्ल्ड मैप. इसमें बताया गया फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम किन किन कंट्री में फॉलो होता है, जैसे कि कनाडा में, यूएसए में, ब्राजील में, मैक्सिको में, अर्जेंटीना में. तो मतलब मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो हैं, अराउंड 100+ कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं फेडरल सिस्टम को. नेक्स्ट है, इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट. तो यूनिटरी गवर्नमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट होता है फेडरलिज्म. Under the unitary system, either there is only one level of government or sub-unit are subordinate to the central government. या तो सिर्फ एक ही लेवल गवर्नमेंट होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर अगर रीजनल लेवल पे होगा भी तो उनको सबॉर्डिनेटिव पावर होंगी, जो कभी भी छीनी जा सकती हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू द प्रोविंशियल over the local government, but in federal system central government cannot order the state government to do something. कि फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि अपने वो पर्टिकुलर स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इंडिपेंडेंट है रीजनल गवर्नमेंट्स. स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ इट्स ओन for which it is not answerable to the central government. उनकी खुद की पावर है जिनकी उन्हें कोई जवाबदेही नहीं है सेंटर के दो. बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. ये लोगों को जवाबदेह हैं क्योंकि इलेक्ट होते हैं लोग पर्टिकुलर लेवल के लिए. स्टेट्स में अलग इलेक्शंस होते हैं और सेंट्रल के अलग होते हैं. हमारी कंट्री में भी होते हैं, जैसे लोकसभा के और स्टेट असेंबली के अलग से. लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म. अब हम कुछ की फीचर्स को जानेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन. देयर आर 2 or more लेवल ऑफ गवर्नमेंट. पहले भी डिस्कस हो गया चैप्टर में कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट 2 या 2 से ज्यादा होंगे. सेकेंड फीचर है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration. थोड़ा टेक्निकल सा लगा होगा ये, पर जानिए क्या है. जो डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वो लोगों को गवर्न करती है, सेम पीपल को, यानी कि सिटीजन पे दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्न करते हैं वो. और दोनों की जुरिडिक्शन अलग होती है, अपनी होती है. जैसे कि एक पर्टिकुलर मैटर में एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंट्रोल है, दूसरे पर्टिकुलर मैटर में दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंट्रोल है. जैसे कि किसी का
किसी का किसी तरीके से कंट्रोल है, जैसे पुलिस का स्टेट के पास कंट्रोल है, एजुकेशन का दोनों के पास भी हो सकता है, जैसे हमारी कंट्री में कंकरेंट है कि कुछ मैटर में दोनों ही कर सकते हैं, और किसी मैटर में जैसे बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, इन मैटर में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो डिफरेंट डिफरेंट जुरिक्शंस हैं, पावर ऑफ स्फेयर जो है वो डिफरेंट है। थर्ड है द जुरिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टीयर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी कितनी पावर होगी, किस एरिया में होगी, वो ऑलरेडी हमारे या जिस भी कंट्री में फेडरलिज्म है वो लिखा गया है कि कहाँ पर होगी। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, कि इतनी अथॉरिटी जो आपको मिली है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिली है। द फोर्थ क्या है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरली चेंज्ड। जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरलिज्म से रिलेटेड, कोई भी अपने आप से यूनिलैटरली यानी कि रीजनल, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है फेडरलिज्म के कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज। कोई भी एक ऑर्गन यूनिलैटरली अकेले बिना दूसरे की सहमति के फंडामेंटल प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर जैसे मान लो एग्जांपल समझते हैं ये कि पंचायती राज अगर इंट्रोड्यूस करना है कंट्री में, थर्ड टीयर को लेके आना है, तो अकेले सेंट्रल भी नहीं लेके आ सकता और अकेले स्टेट भी नहीं लेके आ सकती, दोनों को एक दूसरे की सहमति लेनी जरूरी है। बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और एक कोई नहीं ले सकता। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल, दोनों की सहमति होनी चाहिए। फिफ्थ है कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट के पास पावर है इंटरप्रिटेट करने की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और कौन से लेवल की कितनी पावर है ये भी इंटरप्रिटेट करने की। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज द एम्पायर फॉर डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। अगर अपनी अपनी पावर को इम्प्लीमेंट करते वक्त दोनों ऑर्गन्स की लेवल ऑफ गवर्नमेंट की झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस केस में जो हाईएस्ट कोर्ट होता है, हमारे देश के केस में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या कैसे सोल्व होगा वो डिस्प्यूट, क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए। तो ये एक एम्पायर की तरह काम करता है। सिक्स्थ है सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाई, कि कौन से टैक्सेस का किसका हक होगा। जैसे कि पहले जीएसटी आने से पहले था सेल्स टैक्स था और वेट था, वेट स्टेट लगाती थी, और एक्साइज ड्यूटी वगैरह ये ऐसी ऐसी चीज़ें सेंटर लगाती थी। तो ये जो सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं कि कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कौन से सोर्सेज मिलेंगे, ताकि फाइनेंशियली ऑटोनॉमी बनी रहे, उनका अपना एक हक बना रहे। नेक्स्ट है सेवंथ, द फेडरल सिस्टम दस हैड ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्टिव होते हैं फेडरल सिस्टम के। फर्स्ट है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, की यूनिटी भी बनी रहे, मिलजुल कर सारे स्टेट मिल लें, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट करे और कंट्री को रन करे, वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। लेकिन कोऑर्डिनेशन तो बनाएं, लेकिन अपनी अपनी डिमांड्स को भी सामने रखें ताकि मिलजुल कर कंट्री को रन किया जा सके। Therefore, two aspects are crucial for the institution and practices of federalism. यूनिटरी भी जरूरी है और रीजनल डाइवर्सिटी मेंटेन करना भी जरूरी है। Government at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by the part of गवर्नमेंट, कि दोनों को ही ट्रस्ट करना होगा आपस में ताकि एक एग्रीमेंट बना रहे। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एक्सपेक्ट, किसी भी एक आदर्श फेडरल सिस्टम में दो चीज़ें होनी जरूरी है, म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट भी, कि वो साथ में ही चल सकते हैं, दे कैन लिव टुगेदर ओनली। तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, कि कितने लेवल तक का बैलेंस ऑफ पावर होगा, ये डिफरेंट होता है हर एक फेडरेशन में। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेस्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म, कि किस लेवल का पावर शेयरिंग होगी, किस लेवल पे कोऑर्डिनेशन होगा,
किसको कितनी पावर होगी, रीजनल लेवल पे ज़्यादा होगी या सेंट्रल लेवल पे, ये सब कुछ डिफरेंट होता है। और हिस्टोरिकली किस बेस पर ये बना है फेडरेशन, उस पर भी डिपेंड होता है। देयर आर टू काइंड ऑफ रूट्स थ्रू विच द फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। दो तरीके से फेडरेशन संघवाद बन सकता है। पहला रूट है इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म द बिगर यूनिट। छोटी छोटी इंडिपेंडेंट यूनिट जब साथ मिलकर बड़ी यूनिट बनाती हैं, उनको बोलते हैं, तब भी फेडरेशन बन सकती है। पूल अपनी जो सोवरेनिटी है वो रखकर, मतलब एक साइड रख के, अपनी आइडेंटिटी को एक साइड रख के बड़ी यूनिट बनाने का जब वो डिसाइड करते हैं। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड द यूएसए। इस टाइप की जो फेडरेशन है वो यूएसए में है, स्विट्जरलैंड में है और ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पे छोटी छोटी जो स्टेट्स थी उनने मिलके फेडरेशन को फॉर्म किया हुआ है। In this first category of federation, all the constituent state usually have equal power. जितनी भी स्टेट है उनकी इक्वल पावर है। जैसे यूएसए है ना, वहाँ पर सीनेट है, वहाँ की पार्लियामेंट में कांग्रेस है, एक सीनेट है। जो सीनेट है वहाँ पर सभी स्टेट की इक्वल पावर है, इक्वल वोटिंग है। हमारे यहाँ पे राज्यसभा की सीट्स अलग अलग हैं, यानी कि बड़ी स्टेट की ज़्यादा और छोटी स्टेट की कम है। लेकिन यूएसए में सबकी इक्वल है, चाहे वो बड़ी है चाहे छोटी प्रोविंस है। तो वहाँ पे इस तरीके से है, इक्वल पावर है, स्ट्रॉन्ग भी है विज़ फेडरल गवर्नमेंट। द सेकेंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। दूसरा रूट होता है कि बड़ी कंट्री अपने रीजनल पार्ट को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट को पावर को शेयर करने के लिए एग्री हो जाती है। इंडिया में, स्पेन में और बेल्जियम में ऐसा हुआ है। बेल्जियम में भी हमने पढ़ लिया था ना कि रीजनल लेवल पे पावर्स ट्रांसफर कर दी। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है कि सबको एक साथ रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को सेक्रीफाई करती है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इन द सेकेंड कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल, क्योंकि वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करती है तो अपने पास ज़्यादा पावर रखी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द फेडरेशन अनइक्वल पावर होती है। मैंने बताया ना, जैसे राज्यसभा में किसी की सीट ज़्यादा है, किसी की सीट कम है, ठीक है। तो ये चीज़ें, सम यूनिट आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, कुछ यूनिट को स्पेशल पावर भी है। अब जैसे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, तो ऐसा कुछ होता है। वट मेक इंडिया फेडरल कंट्री, कि हमारी कंट्री इंडिया फेडरल कंट्री कैसे है, संघवाद कैसे है यहाँ पे। वी हैव अर्लियर seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problem of managing diversity. Diversity क्या होती है, जब डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं। तो बेल्जियम और श्रीलंका में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की डाइवर्सिटी को मैनेज करने में। व्हाट अबाउट द वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, हमारे जैसी कंट्री जिसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है, विद सो मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड रीजन्स, डिफरेंट रीजन है, लैंग्वेजेस हैं और रिलीजन भी है, तो इनको कैसे मैनेज किया जाता है। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री, हमारे यहाँ पे पावर कैसे शेयर की जा रही है। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है वो देखते हैं। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन, हमारा पार्टीशन के बाद हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए। Soon after independence, several princely states became part of the country. जो छोटे छोटे राज्य थे वो भी हमारे देश का पार्ट बन गए। The Constitution declare India as a union of state. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यूनियन ऑफ स्टेट बताया है। क्या बताया है, यूनियन ऑफ स्टेट। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, फेडरेशन नहीं बोला है इसने, यूनियन ऑफ स्टेट बोला है। इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है, फिर भी हमारी कंट्री एक फेडरल प्रिंसिपल पे चलने वाली कंट्री है। कैसे देखते हैं, लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर ऑफ फेडरलिज्म मेंशन अबव। वो हम चेक करेंगे कि वो जो 7 प्रिंसिपल थे, 7 फीचर्स थे फेडरलिज्म के, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाई करते हैं या नहीं। वी कैन सी दैट ऑल दिस फीचर अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे फीचर है जो फेडरलिज्म के होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे फर्स्ट फीचर था ना फेडरलिज्म का कि दो या दो से ज़्यादा टियर ऑफ गवर्नमेंट होंगे, तो हमारे यहाँ पे ओरिजिनली 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट थे, सेंट्रल और स्टेट। वी कैन सी दैट ऑल दिस फीचर अप्लाई टू द प्रोविजन।
द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो यूनियन गवर्नमेंट या फिर कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को। लेटर द थर्ड ईयर, बाद में थर्ड ईयर जो था फेडरलिज्म का वो ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ पंचायती राज, और जिसको बोला गया पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। As in any federation, these different tier enjoy separate jurisdiction. सबकी separate jurisdiction है, power of influence सबका अलग है। The Constitution clearly provide threefold distribution of legislative power. जितनी भी legislative power है वो तीन tiers में divided है, यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और लास्ट में थर्ड टीयर हो गया पंचायती और म्यूनिसिपैलिटी वाला। यूनियन लिस्ट, और ये जो जितनी भी पावर है डिवाइड वो डिफरेंट लिस्ट में है, 3 लिस्ट है हमारे यहाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ स्टेट जो सेंटर गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड पावर है, जैसे कि करेंसी से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गया और कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया। तो इस लिस्ट में ऐसी हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे पूरे मैटर में थ्रू आउट द कंट्री, तो वो टॉपिक्स इसमें डाले गए हैं। और इसी से रिलेटेड कंट्री में लॉ बनाने की जो परमिशन है वो सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई है, ना कि स्टेट असेंबलीज को। स्टेट लिस्ट में है वो सब्जेक्ट जो स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस है रखते हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, और स्टेट गवर्नमेंट पे ही इससे रिलेटेड लॉ बना सकती हैं जो स्टेट लिस्ट में लिखे हुए हैं। कंकरेंट लिस्ट में कॉमन इंटरेस्ट के हैं, यूनियन भी और स्टेट भी दोनों ही इस पे लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के लॉ में तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है वही मान्य होगा, वही प्रिवेल होगा, वही चलेगा। व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट दैट डू नॉट फाइनली फॉल इन एनी 3 लिस्ट, कोई ऐसा टॉपिक जो तीनों ही लिस्ट में ना हो तो उससे रिलेटेड पावर होगी सेंटर के पास। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेड्यूस्ड सब्जेक्ट, जो बच गए ना वो सारे सब्जेक्ट पे यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी कानून। We note about the most federation that are formed by holding together do not give equal power to the constituent unit। जो holding together के प्रिंसिपल पे फेडरेशन बनती हैं वो अपनी constituent unit को इक्वल पावर नहीं देती अपने जैसा, और सभी स्टेट को भी इक्वल पावर नहीं देती। जस्ट ऑल स्टेट इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, किसी के पास नहीं है सेम। सम स्टेट इंजॉय स्पेशल स्टेटस भी हैं, जैसे कि असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, इनके पास स्पेशल पावर है जो कि आर्टिकल 371 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिखी गई है। ड्यू टू देयर पिक्यूलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, पिक्यूलर सिचुएशन है वहाँ पे, बिल्कुल अलग है, थोड़ी सी नाजुक सिचुएशन है वहाँ पे, तो इसी वजह से ये जो है उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। These special power are especially enjoyed in a relation to the protection of the land right, और ये किस लेवल पे दी गई है, किस पर्पस से दी गई है, ताकि वो इंडिजिनस पीपल के जो लैंड से रिलेटेड राइट हैं उनको प्रोटेक्ट कर दे, क्योंकि वो बहुत ओपन नहीं है सोसाइटी के साथ वहाँ के लोग, तो उनके जो लैंड राइट है और वो नेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, ताकि बाहर से लोग आके उनको एक्सप्लॉइट ना कर पाएँ, इसीलिए उनको स्पेशल राइट दिए गए हैं, ताकि उनका कल्चर भी सेफ रहे, प्रेफरेंशियल मिले उनको वहीं के एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, इसलिए ये प्रोविज़न रखा गया। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय द लैंड और हाउस देयर, वहाँ पर जो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है वहाँ पर ज़मीनें नहीं खरीद सकते। सिमिलर स्पेशल प्रोविज़न एग्जिस्ट इन सम अदर स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल, दूसरी स्टेट में भी कुछ स्पेशल पर्पसेस से पावर दी गई है उनको अलग से। There are some units of the Indian Union which enjoy very little power, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज, उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। These are the area where जो कि टू स्मॉल होती हैं टू बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट विच कैन नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, जिनको ना तो मर्ज कर सकते ना ही इंडिपेंडेंटली एक स्टेट कह सकते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, और जो हमारी कैपिटल सिटी है दिल्ली, इनको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। दीज टेरिटरी डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट, इनके पास फुल फ्लैश स्टेट की पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर है इनको रन करने की। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट
इज बेसिक्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, गवर्नमेंट दोनों लेवल की, यूनियन और स्टेट, आपस में पावर को शेयर करेंगी। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। एकदम से अपने आप से ही कोई भी चेंज नहीं कर सकता ऑर्गन पावर शेयरिंग के सिस्टम को। पार्लियामेंट कैन ओन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट भी इसको अलोन यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकती, कोई भी करना पड़ेगा चेंजेस, तो दैट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास करेंगे, देन, और वो भी 2/3 मेजोरिटी के साथ, यानी कि टोटल मेंबर का 2/3 मेंबर्स जब इसको पास करेंगी तब ये लागू होगा। और ये भी हो जाने के बाद इसको रेटिफाई करवाना पड़ेगा हाफ ऑफ द टोटल स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, यानी कि हाफ ऑफ द स्टेट को भी अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी, तब जाके इस पावर शेयरिंग के सिस्टम को चेंज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। द जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हमारे देश की जो जुडिशरी है वो इन प्रिंसिपल को देखने में और इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इन केस एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, पावर से रिलेटेड, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन ले सकते हैं। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैड द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेवी टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच ऑफ देम। और दोनों ही गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, टैक्सेस लगा सकती हैं ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो फुलफिल कर सके। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस? फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिकल वे में वो कैसे अप्लाई की गई है, ये जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हमने किए हुए हैं फेडरलिज्म को अप्लाई करने के लिए, पर ये अपने आप में इनफ नहीं है। कैसे इनफ नहीं है, देखते हैं। इफ़ द फेडरल experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provision, कि भाई ये clearly constitution में mention है इसीलिए फेडरल सिस्टम हमारी कंट्री में है, सिर्फ इसीलिए सक्सेसफुल नहीं है हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म। दूसरा रीज़न भी है, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से पॉलिटिक्स को चलाया जाता है, इलेक्शंस के बेस पे हमारे यहाँ पे पावर ट्रांसफ़र होती है। This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire of living together became shared ideals of our country। कि हर किसी को, पूरी जितनी भी डाइवर्सिटी है, हर किसी को रिप्रेजेंटेशन दी जाए और साथ में रहने का ये जो पर्पस है, होल्डिंग टुगेदर वाला प्रिंसिपल है, वो उसको रियलाइज़ किया जाए। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच इट हैपन। किस तरीके से ये प्रैक्टिकली संभव हो सका है फेडरलिज्म को अप्लाई करना। लिंग्विस्टिक स्टेट, हमारे यहाँ पर लैंग्वेज के बेस पे भी स्टेट बने हैं, जैसे कि 1953 में पहला लैंग्विस्टिक स्टेट बना था आंध्र प्रदेश, ऑफ 1956 में आई थिंक। The creation of linguistic state was the first and the major test of democratic polity in our country। सबसे पहले जो मेजर टेस्ट हुआ था हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, वो यही था कि लैंग्वेज के बेस पे हमने स्टेट को ऑर्गेनाइज किया। इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया when it began its journey as a democratic country, democracy in 1947 एंड दैट ऑफ 2000, मतलब 1947 से लेकर अब तक अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्टेट की फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मैनी ऑफ ओल्ड स्टेट हैव वैनिश्ड, ओल्ड स्टेट ख़त्म कर दिए गए हैं, नए स्टेट क्रिएट कर दिए गए हैं, बाउंड्री चेंज कर दी गई है, स्टेट के नेम चेंज कर दिए गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मैप में चेंजेस हैं हमारे यहाँ के। इन 1947 बाउंड्री ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। ये बाउंड्री चेंज की 1947 में ताकि नए स्टेट को क्रिएट किया जा सके। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम एरिया, सेम स्टेट में रहे, जो सेम जौन सी स्टेट है लैंग्वेज के बेसिस पे वहीं के लोग, उसी से रिलेटेड लोग वहाँ पे रहे। सम स्टेट वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस ऑन कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी। कुछ लोग उनकी एथनिसिटी के बेस पर उनका स्टेट बनाए हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड वगैरह जैसे स्टेट बनाए गए हैं।
When the demand for the formation of state on the basis of language was raised, जैसे ही लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाने की डिमांड आई, some of the national leader feared that, नेशनल लीडर्स में फियर था कि इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा हमारी कंट्री का लैंग्वेज के बेस पर, बट रियलिटी में ये ऐसा नहीं हुआ, हमारी कंट्री और ज़्यादा मजबूत हो गई, यूनिटी और ज़्यादा बढ़ गई। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लैंग्विस्टिक स्टेट फॉर द सम रीज़न, मतलब सम टाइम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मनाही कर दी कि नहीं, लैंग्वेज के बेस पे कोई स्टेट नहीं बनेगा। बट द एक्सपीरियंस शो दैट द फॉर्मेशन ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइट, कंट्री और ज़्यादा यूनाइट हो गई है, एकता बढ़ गई है। इट ऑल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और एडमिनिस्ट्रेशन भी ईजियर हुआ है। लैंग्वेज पॉलिसी हमारी क्या है? हिंदी का एक विवाद काफ़ी चलता है कि हिंदी को मातृभाषा होना चाहिए, तो लेकिन कुछ स्टेट इस चीज़ का विरोध करती हैं। तो देखते हैं क्या है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। सेकंड टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी, क्योंकि लैंग्वेज के बेस पे हमारी यूनिटी को थ्रेट मिलती है कि जब भी ये मुद्दा उठता है तो कंट्री में विरोध होना स्टार्ट हो जाता है डिफरेंट लेवल पर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लेवल का दर्जा नहीं दिया गया, लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाई एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा है ना कि मातृभाषा। बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन। डायरेक्टली जो लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा बोलते हैं, अपनी फर्स्ट टंग बोलते हैं, मदर टंग बोलते हैं, वो 40% लोग हैं। Therefore, there were many safeguards to protect the other language, इसीलिए दूसरी लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं। Beside हिंदी, there are 21 other languages recognized as scheduled language by the constitution. Scheduled language वो लैंग्वेजेस हैं जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। A candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take examination in any of these language. कोई भी कैंडिडेट जब भी कोई एग्ज़ाम देता है सेंट्रल लेवल पर, तो इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में चूज़ कर सकता है एग्ज़ाम देने की। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट्स की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क, ऑफिशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें गवर्नमेंट के सारे काम होते हैं, ठीक है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, जो भी कंसर्न स्टेट है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में ही काम होता है। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी क्यूशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द एंड यूज ऑफ हिंदी। हमारे यहाँ पे थोपी नहीं गई है हिंदी, उसको बहुत अच्छे तरीके से एकोमोडेट करने की कोशिश की है। जैसे कि श्रीलंका में है, वहाँ पे सिंगली को थोपा गया है और वहाँ पे विरोध हो गया, सिविल वॉर हो गया इसी मुद्दे पर। हमारे यहाँ पर काफ़ी सावधानी बरती गई है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज वॉज स्टॉप इन 1965। वैसे तो ओरिजिनली सेकेंड लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का जो यूज़ था 1965 में ख़त्म हो जाना था, लेकिन स्टेट की डिमांड पर इसको कंटिन्यू कर दिया गया है। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, क्योंकि स्टेट्स में डिफरेंट सदर्न स्टेट्स में ये डिमांड रखी गई कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाए, और ये वायलेंट फॉर्म में भी तब्दील हो गया था ये डिमांड। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू द कंटिन्यूइंग यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस, और इसी के आगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिमांड मान ली उन स्टेट की कि इंग्लिश को भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू किया जाएगा। Many critics think that this solution favored the English speaking elite. कुछ क्रिटिक्स आलोचक मानते हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये इंग्लिश स्पीकिंग कुछ ही लोगों को एलिट्स को ही ध्यान में रख के दिया गया, उनको ही फेवर किया गया है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिंदी को ही प्रमोट करना ही पॉलिसी होना चाहिए गवर्नमेंट की। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन द स्टेट वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। प्रमोशन का बढ़ावा तो दो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि थोपी जाएगी उन स्टेट के ऊपर जहाँ पे हिंदी बोली भी नहीं जाती, वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है इंडियन लीडर्स के पॉलिटिकल स्टैंड में, ना कि श्रीलंका की तरह स्टिफनेस है। सेंट्रल स्टेट तो लैंग्वेज पॉलिसी को हमने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया है ताकि यूनिटी बनाई रहे, तो इसी को तो संघवाद बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन कैसे यहाँ पे मेंटेन है? Restructuring the center-state relation is one more way in which the federalism has been strengthened in practice. सेंट्रल स्टेट के रिलेशन जितने अच्छे होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, उतना ही फेडरलिज्म फ्लरिश करेगा।
how the constitutional arrangement for sharing power work in reality depend to a large extent on how the ruling party and the leaders follow the arrangement. कि जो शेयरिंग अरेंजमेंट है पावर के जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो कितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई होंगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि रूलिंग पार्टी और उसके लीडर इन अरेंजमेंट को कितने अच्छे तरीके से लागू करते हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल बोथ सेंटर एंड स्टेट. हमारे कंट्री में लंबे टाइम तक कांग्रेस पार्टी जो थी उसने सेंट्रल और स्टेट दोनों में ही राज किया, तो कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आई नहीं उस टाइम पे, तो कोऑर्डिनेशन रहा. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट. लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव चीज़ क्या रही कि स्टेट गवर्नमेंट को उसकी अपने ऑटोनोमस फेडरल यूनिट की तरीके से अधिकार नहीं मिले. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा वही फॉलो कर दिया, क्योंकि सेम ही पार्टी थी वहाँ पे, जैसे कि ये कांग्रेस पार्टी. एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी ऑफ द स्टेट वाज डिफरेंट. जैसे ही रूलिंग पार्टी और सेंट्रल पार्टी डिफरेंट आती है स्टेट में और सेंटर में, वहाँ पर फिर सेंट्रल ट्राई करती है अंडरमाइन करने की स्टेट की पावर, कि उनको कमज़ोर करने की कोशिश करती है स्टेट की पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट. इन दोज डेज सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिस यूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टी. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग कोई पार्टी होती थी स्टेट में तो वहाँ की सरकार को गिराने की कोशिश की जाती थी, और जो फेडरलिज्म का सिस्टम है यहाँ पे अंडरमाइन होता है, यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है ऐसी सिचुएशन में. ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990. लेकिन ये सिचुएशन 1990s में चेंज हो जाती है. दिस पीरियड सो द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ पर रीजनल पार्टीज़ काफ़ी बड़े लेवल पर उभर कर सामने आते हैं, स्पेशली सदर्न इंडिया में. दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द ईरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट. और यहीं से कोएलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन की सरकार, एक ऐसी सरकार, अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टी. ग्लोसरी में दिया गया कि जब 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी मिलकर कोई भी सरकार चलाने का डिसीजन लेती हैं तो उसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट. इसमें अलायंस हो जाता है, समझौता हो जाता है एक तरीके का, और वो कॉमन प्रोग्राम फॉलो करेंगे. कुछ हमारे प्रोग्राम फॉलो होंगे, कुछ आपके होंगे, एक कॉमन प्रोग्राम तैयार किया जाएगा. तो एक तरीके से फेडरलिज्म और मजबूत होता है. फेडरलिज्म का होता है मिलजुल कर जब डिफरेंट लेवल पर हम काम करते हैं, पावर को शेयर करते हैं, तो कोएलिशन गवर्नमेंट फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है. Since no single party got a clear majority in Lok Sabha, the major national party had to enter to a alliance with the many party, including regional parties के साथ भी alliance करना पड़ता है मेजर पार्टी को. This led to the new culture of power sharing. इसी से पावर शेयरिंग का कल्चर और स्ट्रेंथन होता है विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑटोनमी ऑफ स्टेट. और जैसे ही रीजनल पार्टीज़ को अलायंस में रखा जाता है तो वो अपनी पावर की डिमांड करती है, ऑटोनॉमी की डिमांड करती है कि स्टेट लेवल पे हमें और ज़्यादा पावर दी जाए. इसी से ही फेडरलिज्म और स्ट्रॉन्ग होता है. दिस trend was supported by the major judgment of Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in the arbitrary manner. Arbitrary का मतलब होता है मनमाने तरीके से जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी. वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या बोला है कि ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आर्बिट्ररी तरीके से, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को गिराया ना जाए. दस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे दैन इट वाज इन द अर्लियर ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स. अब फेडरलिज्म काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है क्योंकि कोएलिशन की गवर्नमेंट बनी है, मिलजुल कर सरकार बनी है, और जब मिलजुल कर बनती है तो पावर तो शेयर करनी पड़ेगी, और वही कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म का. Decentralization in India. We noted above that federal government has 2 or more tier of government. फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा टीयर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री. हमने 2 टीयर तो डिस्कस कर लिए, सेंटर और स्टेट. बट द वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट रन ओनली थ्रू दीज 2 टीयर. हमारी काफ़ी बड़ी कंट्री है, तो इतनी बड़ी और वास्ट कंट्री को चलाना संभव नहीं है ओनली 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू. स्टेट इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप. हमारी स्टेट बहुत ज़्यादा बड़ी है, कुछ तो यूरोप की कंट्रीज से भी बड़ी हैं. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया. रशिया से ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन. महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी. महाराष्ट्र जर्मनी जितना बड़ा है. मैनी ऑफ दिस स्टेट आर इंटरनली वेरी डाइवर्स. और
पर्टिकुलर एक स्टेट में भी एक जैसे कल्चर के लोग नहीं रहते, काफ़ी डिफरेंट है, डाइवर्स हैं। देयर इज दस अ नीड फॉर द पावर शेयरिंग विद इन दिस स्टेट। तो इन स्टेट में पावर शेयरिंग की नीड और हो जाती है, पावर को फर्दर लेवल पे भी डिवाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जा सके, उनकी डिमांड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट द स्टेट गवर्नमेंट की। फेडरल टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है, पावर शेयरिंग जो है, वो डिमांड करता है कि स्टेट लेवल के अंडर भी, नीचे भी एक और टीयर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। दिस इज द रेशनेल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और यही रेशनेल है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है एक तरीके से विकेंद्रीकरण कर देना, बांट देना पावर को, ठीक है। दस रिजल्ट ऑफ थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, और इसी वजह से थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। When power is taken away from the central and state governments and given to the local government, it is called decentralization। जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर को ले लिया जाता है और उसको लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण। The basic idea behind the decentralization is that there are large number of problem and issues which are best settled at the local level। कि बेसिक आइडिया ये है कि लोकल लेवल पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो सिर्फ लोकल लेवल पे ही सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि पानी की समस्या है, सड़कों से रिलेटेड चीजें, ये ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो लोकल लेवल पे बेटर हैंडल हो सकते हैं। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटी। जो लोकल लोग हैं उन्हीं को अपनी लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा पता होता है। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड मनी, कि कहाँ होनी चाहिए उनकी लोकेलिटी में पैसों की, मतलब कहाँ पैसे स्पेंड किए जाने चाहिए। हाउ टू मैनेज द थिंग्स मोर एफिशिएंटली, कैसे अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सकता है ताकि वेस्टेज ना हो। बिसाइड एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, कि हमारे लोकल रिलेटेड जो इतने भी इश्यूज हैं उनमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया जाना जरूरी है। दिस हेल्प इन इनकलकेटिंग अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, और जब ये संभव होता है इसी वजह से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं जो पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है वो हम रियलाइज कर सकते हैं रियल तरीके से। दिस हेल्प, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और जब हम थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है किसी भी डेमोक्रेसी में, वो प्रैक्टिकल मैनर में संभव हो पाता है। द नीड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नीड काफ़ी पहले भी राइज हुई थी। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट भी किए गए डिसेंट्रलाइज करने के पावर, तो पावर ऑफ द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन्स में ताकि डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। पंचायत इन विलेज एंड म्यूनसिपैलिटी इन अर्बन एरिया वर सेटअप इन ऑल द स्टेट। तो इसीलिए पंचायत विलेज लेवल पे और अर्बन लेवल पे म्यूनसिपैलिटीज़ को सेटअप किया गया। बट ये जो था डायरेक्टली कंट्रोल में था स्टेट गवर्नमेंट की, सेटअप तो कर दिया इसमें, पर कॉन्स्टिट्यूशन से कोई पावर नहीं आ रही थी। वो टोटली स्टेट की विल पे डिपेंड था कि अगर किसी स्टेट को बनाना है तो वो अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है थर्ड टीयर को। इलेक्शंस कोई ज़रूरी नहीं होता था कि भाई रेगुलर इलेक्शन होते थे, अब जैसे हैं हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं लोकल लेवल पे, पर पहले ऐसा नहीं था। इलेक्शन कोई रेगुलर लेवल में मेंटेन नहीं होते थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज भी नहीं थे उनके खुद के। दस देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन था, इफेक्टिव नहीं था बहुत ज़्यादा। मेजर स्टेप जो था 1992 में लिया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, हमारे देश के संविधान में चेंजेस किए गए और थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी को पावरफुल और इफेक्टिव बनाने की कोशिश की गई। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी। अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको लोकल लेवल पर गवर्नमेंट को इलेक्ट करना होगा, आपको इलेक्शन करने ही होंगे। सीट भी रिजर्व कर दिया शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए और इवन विमेंस के लिए भी 1/3 पोजीशन जो है रिजर्व है। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन भी बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो जैसे कि इलेक्शन करवाएगा, जैसे सेंट्रल लोकसभा के और स्टेट असेंबली के इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन, वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा इनके थर्ड ईयर के इलेक्शन।
द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रिवेन्यू। स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर और रिवेन्यू शेयर करने ही होंगे इस थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के साथ। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज। जो लोकल लेवल है रूरल एरिया का, उस पर क्या नाम दिया गया? पंचायती राज। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज़ अ ग्राम पंचायत। हर एक विलेज की या फिर ग्रुप ऑफ विलेज की एक ग्राम पंचायत होगी। ठीक। दिस इज द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड ऑफ द मेंबर ऑफन कॉल्ड पंच। और इसमें काउंसिल होगी डिफरेंट, जैसे कि छोटे छोटे एरिया का एक वार्ड बना दिया, वहां से एक एक मेंबर चुना जाएगा और इसको बोला जाएगा पंच। एक हेड होगा जिसको बोला जाएगा सरपंच या फिर प्रेसिडेंट। दे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड ऑफ द विलेज। उस विलेज के उस वार्ड में उस एरिया के लोग डायरेक्टली उसको इलेक्ट करेंगे। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। पूरे विलेज के लिए जितने भी डिसीजन लेने एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो यही लेंगे। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। पंचायत ग्राम सभा जिसमें कि जितने भी एलिजिबल वोटर हैं वो इंक्लूड होते हैं ग्राम सभा में, उसकी सुपरविजन में काम करेगी पंचायत। ऑल द वोटर इन द विलेज आर इट्स मेंबर। ठीक है। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट। जो एनुअल बजट होगा उसको अप्रूव करने के लिए एटलीस्ट साल में 2 या 3 बार जरूर मिलना होगा। एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत ने कैसा काम किया उसकी परफॉर्मेंस को भी रिव्यू किया जाएगा। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायत से लेके डिस्ट्रिक्ट तक इसी स्ट्रक्चर को अपवर्ड मूवमेंट किया गया है। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म यूजली कॉल्ड ब्लॉक और मंडल। जो डिफरेंट पंचायत हैं उनको मिलाकर ब्लॉक मंडल बनाया जाएगा, जिसको पंचायत समिति या फिर ब्लॉक बोला जाएगा, ब्लॉक समिति। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर। और जो ये ब्लॉक समिति के मेंबर होंगे इनको इलेक्ट करेंगे आपस में से पंचायत मेंबर के लोग उस एरिया के। ऑल द पंचायत समिति, जितनी भी पंचायत समिति या फिर मंडल्स हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, उनको बोला जाएगा जिला परिषद। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड, जिसके ज़्यादातर मेंबर इलेक्टेड होते हैं। और मेंबर ऑफ लोकसभा और एमएलए होते हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, और कुछ अदर ऑफिशियल्स जो हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। लेकिन जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। इसका हेड कौन होगा? चेयरपर्सन। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट फॉर अर्बन में एरिया में भी होगी, म्यूनिसिपैलिटीज में भी होगी। म्यूनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स में सेटअप किया जाएगा। म्यूनिसिपैलिटीज टाउन्स में होंगी और बिग सिटीज में होंगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बोथ म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंट्रोल होगी इलेक्टेड बॉडी से। कंट्रोल बाय इलेक्टेड बॉडी कंसिस्ट ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। लोग चुनेंगे उस एरिया के। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। चेयरपर्सन उसका पॉलिटिकल हेड होगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एज ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर, और उसको क्या बोला जाएगा? मेयर। This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक लेवल पर, इतनी बड़ी कंट्री में ये अपने आप का एक अलग एक्सपेरिमेंट है। देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, 36 लाख इलेक्टेड लोग हैं। दिस नंबर इज़ बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इतने रिप्रेजेंटेटिव हैं कि कुछ कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है ये नंबर। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है गवर्नमेंट का इस थर्ड लेवल को, इससे उसकी पावर स्ट्रेंथ हुई है। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन, और उनकी वॉइस भी जो है कंट्री में स्ट्रॉन्ग हुई है। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टी हैं। वाई इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली और इंथुजियास्टिकली, इलेक्शन तो होते हैं रेगुलरली, ग्राम सभा रेगुलरली नहीं मिलती हैं। मोस्ट स्टेट हैव नो ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। कुछ स्टेट ने सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट पावर को नहीं ट्रांसफर किया गया है। नोर हैव दे गिवन एडुकेट रिसोर्सेज, ना उन्हें फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक तरीके से ये इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हुई है।
कि कोई कॉन्क्रीट डिसीजन ले इसके, कुछ कॉन्क्रीट काम कर सके। वी आर द स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी काफ़ी दूर तक है, हम सबकी पहुंच में नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल मैनर में जब ये फाइनेंशियल पावर हमें मिलेंगी लोकल लेवल पर, थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट को, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडियल्स है वो फॉलो किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे। आपको कोई भी डाउट है तो आप आराम से कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।